नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। पंजाब के 12 करोड़ अवाम उनको हम मुबारकबाद देते हैं। नया इंतखाब होगा और इंशाल्लाह वो इंतखाब पिट के जीतेगा। ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है, ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान किरण नाज आज छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रोग्राम में आज मैं हूं आपके साथ। नाजरीन, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, इसका फ़ैसला कल हो जाएगा। कल एक बार फिर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म सुना दिया है, जिस पर PTI ने पहले तो जश्न मनाया, लेकिन फिर इमरान खान साहब आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस पर बात करेंगे आज तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले अरशद अली मेरे साथ मौजूद हैं। सुबह से ही हमें अदालती कार्रवाई से बाखबर रखे हुए हैं, ज़रा उनकी जानिब चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि अचानक क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ के अरकान मिठाइयाँ बांटते बांटते क्यों वापस करने लगे हैं। अरशद, आपने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, बर वक्त और दुरुस्त मतन आवाम तक पहुँचाया है, वरना बहुत से लोग तो उस्मान बुज़दार को बहाल भी करवा चुके थे आज। जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब, इसमें जो है वो बिल्कुल हमारा क्रेडिट है। समा ने अपने नाजरीन तक जो है वो अदालती कार्रवाई की 100% जो है वो दुरुस्त रिपोर्टिंग की है। मामला ये हुआ है कि 12:35 पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो अदालत के अंदर आकर जो है वो केस टेकअप करता है, और जस्टिस सदाकत अली खान जो इस बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने आकर जो है वो रिटन ऑर्डर अपने सामने रखा और उन्होंने इंग्लिश में ये अल्फाज दोहराए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर किया जाता है और ये जो फैसला है वो 4-1 की अक्सरियत से सुनाया जाता है। और जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जो उन्होंने इख्तलाफ किया है, उनका इख्तलाफी नोट जो है वो फैसले पर मौजूद होगा। इसके अलावा फाजल जज की जानब से ये कहा गया कि बाकी तफसीली फैसला वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ ही देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके जो है बाद बेंच जो है वो फाजल बेंच उठकर जो है वो कमरा अदालत से चले गए, और इस दौरान PTI के वकला ने कमरा अदालत में नारे लगाने शुरू कर दिए और खुशियां जश्न मनाना शुरू कर दिया। और ये इसमें पर्सपेक्टिव में गए कि जब PTI की तमाम पिटिशनें अलाउ कर दी गई हैं, मंजूर कर ली गई हैं, लिहाजा इलेक्शन भी कलअदम करा दिया गया है। लेकिन अरशद, आपने बड़ी तफसील से हमें आज ये सुबह से ही आप हमें आगाह कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खुशियां थी वो आर्जी साबित हुई जब ये फैसला तफसील से आया। उन्होंने पढ़ा तो यकीनन जो मिठाइयाँ खिला रहे थे और किसी के ऊपर तंज किया करते थे वो उल्टा उनके ऊपर ही पड़ गई। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज्वाइन कर चुकी हैं अज़मा बुखारी, नून लीग की रहनुमा। आपका भी बहुत शुक्रिया अज़मा, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि हमजा शहबाज के पास कितने वोटों की अक्सरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि हमारी जो ऑपोजिशन है वो उनके पास कितने वोट हैं उसके हिसाब से मैं अपनी अक्सरियत बता सकती हूँ जी। अच्छा, 11 लोग नहीं हैं और इस हिसाब से जो है वो हमारी तादाद उनसे 15 के करीब ज्यादा बनती है, और हम इस वक्त 177 हैं, और जो वैसे इनके पास मेंबर्स थे वो 168 थे, लेकिन उसमें से अब 11 भी मजीद निकल जाएंगे तो फिर इससे मार्जिन और बढ़ जाएगा। ये अज़मा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि PTI के 11 लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, कुछ इस तरह की बातें की हैं, तो क्या बाकी 11 लोग हैं या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप राब्ता कर रहे हैं और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नो, ऐसा कोई तोड़ने वोड़ने की कोशिश ना हम कर रहे हैं, ना जरूरत है, और उसकी मैं नहीं समझती कि उन्होंने वो 11 लोग जो मुल्क से बाहर चले गए हैं उनके बारे में बात की है। और PTI को अब अगर वो आपको ने वो सुना हुआ ना, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। अब उनको खुद वो कोर्ट में गए हुए हैं 2 महीने से, और अपने मेंबर्स को वो मुल्क के अंदर जो है वो रख नहीं सके। और आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने एक रोना धोना मचाया हुआ है। ओ भाई, अपने मेंबर्स को मुल्क के अंदर रखना हमने भी तो रखा हुआ है ना। हमारे तमाम मेंबर्स, क्या हमारे लोगों ने जो है वो हज पे नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था, हालांकि हम पिटिशनर भी नहीं हैं।
लेकिन उसके बावजूद सियासी सूझबूझ होती है जो इनके अंदर नहीं है। ये सिर्फ गुंडागर्दी से, ये बदमाश इलेक्शन चोरी करना और वो करना चाहते हैं। मेंबर्स को मेक श्योर किया था कि कोई भी जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। हमारे लोग भी इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में, अब जैसे ही ये इलेक्शन कल हो जाएगा, वो अपने लिए जो है हज के लिए रवाना हो जाएंगे। चलें जी, लोगों की जो है वो भी, लेकिन अब इनके मेंबर्स के साथ नहीं है तो इसमें हम क्या करें। चलें, आप तो कुछ नहीं कर सकती, इनके मेंबर्स इनके साथ नहीं है, ये आप उनके ऊपर तंज भी कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई कल सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगने जा रही है, मिल गई तो आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? चूँकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि कल हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर वहाँ से कुछ हो जाता है तो आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा फिर? देखो, पहले तो मैं थोड़ी सी ना तुम्हें बैकग्राउंड देना चाहती हूँ इस पर। ये जो इंतखाब है, ये 3 महीने से ये एक रोलर कोस्टर है। और ये पहले भी पिछला इंतखाब भी अगर आपको याद हो, वो भी पे हुआ था, और पे होने के बावजूद गुंडागर्दी और बदमाशी और जो डिप्टी स्पीकर के साथ किया, उसके बाद वो इलेक्शन। लेकिन हम किसी को हम ट्रेंड नहीं चलाएंगे, हाई कोर्ट को बुरा भला नहीं कहेंगे। हमें जो फैसले जो है, जो भी हमारे जितने भी बुरे आए, हमने उसको, लेकिन ये जो है वो हमारा वतीरा नहीं है। अब जो कल एक पहले रिकाउंट कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने कि पहले रिकाउंट होगा, वो 25 लोगों जो है वो वोट निकालने के बाद, और उसके बाद अगर किसी के पास 186 जो है वो मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। जो हाउस में मौजूद मेंबर होंगे उनमें से जिनके पास अक्सरियत होगी, उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो अगले दिन उनका हल्फ होगा। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकती है इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर? क्योंकि जब तक उनकी पार्टी जो है वो, उनकी अक्सरियत जो माइनॉरिटी है इस वक्त तकलियत में है, उनकी अक्सरियत जो है वो, देखिए इन्होंने हमारे लोगों को 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर्स की, इन्होंने हमारे लोगों को अगवा करने की कोशिश की, इन्होंने हमारे लोगों को डराया धमकाया, उसके बावजूद ये हमारा कोई मेंबर नहीं तोड़ सके। और आज जो है जब इनके पास अक्सरियत नहीं है, वो बज़िद है कि जी हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन आप जो है वो हमारा चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराएं, तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है वो जो है वो ये नहीं कर सकती, उनके पास ये इख्तियार नहीं है और कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। सो इसलिए अपना शौक पूरा कर लें। इंशाल्लाह ताला कल हज़रत शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा एक भारी अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट होंगे, और परसों इंशाल्लाह उनका ओथ भी होगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया, पंजाब को परवेज लाई की और इमरान खान की हठधर्मी की मजीद सजा नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब के लोग गुड गवर्नेंस चाहते हैं, पंजाब के लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, और वो 3 महीने में हज़रत शहबाज शरीफ साहब ने बगैर किसी कैबिनेट के, बगैर किसी, आपको याद होना चाहिए कि पहले तो उनके पास कैबिनेट भी बनाने की जो है वो नहीं दी, इजाजत नहीं दी जा रही थी। गवर्नर साहब जो है वो रोक के बैठे थे, वो कैबिनेट भी बनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तो जो हर्डल्स, जो गैर आईनी काम ये कर सकते थे इन्होंने किए, वो प्रेसिडेंट हो, वो गवर्नर हो, वो सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद फिर हक को सही। लेकिन फिर इसका मतलब ये हुआ, आपकी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। आपने बड़ी तफसील से इसका जवाब दिया। अज़मा साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? चूँकि 5 सीटें फौरी मिलने से गेम चेंज हो सकता है, और आप लोगों ने तो इस फैसले को चैलेंज भी नहीं किया था ना? नहीं, हमने कर दिया हुआ है, इंट्रा कोर्ट अपील हो गई है, ये सिंगल बेंच का फैसला है, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील हम कर चुके हैं, और इसलिए भी इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती, इससे पहले कभी हुआ नहीं। सो जिसकी तशरीह जो है वो होना बाकी है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये वो 20 सीटें हैं जिन 20 सीटों के प्रपोर्शन के ऊपर ये 5 रिजर्व सीट्स बनती हैं। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है पंजाब असेंबली में, उसमें 4 मर्दों की सीटों के बाद 1 औरत की सीट, तो ये 5 जो 20 सीटें हैं जिनके ऊपर री इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले रिजर्व सीट्स पीटीआई को क्यों दी जाए? क्योंकि वही मेंबर उनके वो डी सीट हो चुके हैं, और वो अब किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़के जीत के आएंगे, उस हिसाब से है ना। ये थोड़ी है कि मैं, चूंकि मेरा मूड है, मेरा चाहता है कि ये रिजर्व सीटें मुझे मिल जाएं। उस वक्त प्रोपोर्शन कुछ और था, आज प्रोपोर्शन पंजाब में कुछ और है, इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है अज़मा बुखारी साहब, बड़ी तफसील से आपने इसका जवाब दिया। मुझे और भी आपसे बातें करनी है, और भी आपका मौक़िफ़ लेना है, कुछ मुख्तलिफ सियासी मामलात पर भी आपसे गुफ्तगू करनी है। लेकिन इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब अभी वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब। क्या वजह है कि फ़ैसला आते ही आप लोग खुश थे, लेकिन अब आपने चैलेंज करने का ऐलान कर दिया? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ अपनी राय रखेंगे, यानी चैलेंज करेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे।
सर अपेरेंटली पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी बहुत शुक्रिया। अपेरेंटली ये वजह ये बन रही है कि इस वक्त 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर पीटीआई के बंदों को नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो अभी तक हुआ नहीं है। ये वो रिजर्व सीट्स हैं जो कि पार्टी की सीट्स होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 से 4 बंदे इस वक्त हज के ऊपर गए हुए हैं। ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ जो 20 हैं जिनके अंदर इलेक्शन है उस तरफ मूव कर चुके हैं। ईद सर के ऊपर है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी की अरेंजमेंट करनी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा कर रहे होते हैं। 24 आवर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज फील कर रही हैं कि इट इज़ बहुत शॉर्ट नोटिस है जिसके ऊपर इजलास बुलाया गया हुआ है। तो इस वास्ते अपेरेंटली वो टाइम की एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। फहद मैं एक बात पूछ। जी अज़मा साहिबा क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं चाह रही हूँ कि पिटिशनर जब कोर्ट के अंदर गया है तो क्या पिटिशनर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी करके रखे। हम पिटिशनर नहीं थे लेकिन हमने तादाद पूरी करके रखे, ऐसे नहीं है। ये 3 महीने से एक रोलर कोस्टर चल रहा है, एक पिटीशन के बाद दूसरी पिटीशन के बाद तीसरी पिटीशन, और अभी तक पंजाब के जो मामलात हैं वो नहीं हो सके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अपनी नालायकी और अपनी जो सियासी सूझबूझ है उसका इल्जाम भी क्या अदालतों पर डाला जाएगा? ठीक है इम्तियाज सिद्दीकी साहब, इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा और मुझे मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अगर मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर रन ऑफ इलेक्शन हो जाए तो फिर पीटीआई को इस प्रोसेस पर एतराज क्यों है? सर मैं पॉलिटिकल क्वेरीज का पॉलिटिकल जवाब नहीं दे सकता। हाँ। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। जी। लेकिन आप जरा इस तनाजुर में इस केस को देखें कि एक रूलिंग पार्टी है, उसके 25 लोगों को तोड़ा जाता है, डिफेक्शन किया जाता है। और डिफेक्शन जो होती है वो कंस्पिरेसी के तहत होती है, क्योंकि डे लाइट में तो डिफेक्शन की डिस्कशन नहीं होती। उन बंदों को तोड़ने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टीज को आप कहते हैं कि अब आप इलेक्शन के लड़ें। एक तो उनके 25 बंदे लूज हो गए सीटों से, दूसरा आप उनको इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं, उनकी रिजर्व सीट पे बंदे जो हैं वो नोटिफाई नहीं हो रहे और उनको एडिक्वेट टाइम भी नहीं दिया जा रहा कि वो कोर्ट के अंदर अपना असेंबली के अंदर अपने बंदे जो हैं उनको असम्बल कर लें। तो इट इज़ अ बिग टोल। आई थिंक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आई थिंक उस प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है। अच्छा इम्तियाज सिद्दीकी साहब, हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान इजलास में गैर हाजिर रह सकते हैं जो पहले ही परवेज़ इलाही को वोट ना देने का कह चुके हैं। ऐसे अरकान जो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट नहीं देते लेकिन इजलास से गायब हो जाते हैं, क्या उनके खिलाफ भी इनहिराफ के ज़ुमरे में कोई कार्रवाई हो सकती है? फिर मेरा नहीं ख्याल, बट आई डोंट नो आपकी ज़राए ने कहाँ से ये खबर दी है। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बेस पे मैं इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकूं। यानी कार्रवाई नहीं हो सकती? यानी सर मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसकी नहीं मैं आपसे सिर्फ ये एक कानूनी नुक्ता पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे अरकान जो पहले कह चुके हैं, जो उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं और वो कल नहीं आते इजलास के अंदर, स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको वो जो उम्मीदवार भी हैं उनको वोट देने के लिए नहीं आते, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सर? अगर वो इलेक्शन में उम्मीदवार हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड है और कोई बंदा पार्टी लाइंस की इंस्ट्रक्शन को वायलेट करेगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये आपका नुक्ता आ गया। अच्छा ये भी बताइएगा सर कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। पीटीआई पहले ही उन पर अदम एतमाद कर चुकी है, लेकिन क्या वजह है कि डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट आप लोगों ने किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया? सर लाहौर हाई कोर्ट भी ये पॉइंट उठा चुका है। सर ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक ऑलरेडी अदम एतमाद की रेजोल्यूशन आई हुई है और वो असेंबली में पेंडिंग है। पीटीआई के और परवेज़ इलाही साहब के जो मेंबरान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, उनका कहना ये है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती इंटरनल वेज में। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी यही है।
तो वो कहते हैं कि हम क्यों जाएं कोर्ट के अंदर, क्यों जाके करें, और अगर हम जा रहे हैं तो हम पर फोर्स जा रहे हैं, अंडर कंपल्शन जा रहे हैं। अदरवाइज हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के और असेंबली के मामलात जो हैं वो इम्यून है कोर्ट की स्क्रूटनी से, और अपेरेंटली शायद यही वजह है कि वो चैलेंज नहीं कर रहे। वो चाहते हैं स्पीकर जो है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो अदम एतमाद है उसकी प्रोसीडिंग को हाउस के अंदर ही कंट्रोल किया जाए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी गुफ्तगू में आज सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे बहरान मजीद बढ़ा है। क्या आपकी भी यही राय है कि आज जो फैसला आया है उससे बहरान मजीद बढ़ चुका है सर, और इसी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि बहरान बढ़ चुका है या कम हो रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट्री एम्बियंस होनी चाहिए प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के अंदर वो मौजूद नहीं है, और पार्टीज जो है उनकी आपस की टसल जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रही है, और उसकी डिस्टेबलाइजेशन के फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हैं और आपके सामने मौजूद हैं। सही, तो फिर आज के फैसले के बाद या फिर कल अगर इजलास हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मंसूर उस्मान अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा शहबाज साहब के वो वकील हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। मंसूर साहब, क्या हमजा शहबाज अदालती फैसले से मुतमईन हैं, या आपको भी लगता है कि फैसले में कुछ इबाम है? नहीं, फैसले में इबाम नहीं है। हमारे खैर आर्गुमेंट तो ये था कोर्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आर्टिकल 63A पे उसका इतलाक माजी पर नहीं होगा, लेकिन अदालत ने इस पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है या जो कैओस है, जिसको जो भी कहें आप, इसको ख़त्म करने के लिए अदालत ने एक फ़ैसला किया। अदालत ने कहा कि उसका माजी पे इतलाक करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी प्रोसीजर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है, कोई लैक ऑफ क्लैरिटी। सही। अच्छा, अदालती फैसले के बाद मंसूर उस्मान साहब, नाजरीन की आसानी के लिए ज़रा हमें बताइएगा कि असम्बली इजलास में क्या प्रोसेस फॉलो होगा, और हमजा शहबाज की जीत के इम्कानात कितने रोशन हैं? जी, प्रोसेस अब ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो वो 25 डिफेक्टर्स थे पीटीआई के, उनके वोट्स, उसमें से जो डिवीजन लिस्ट थी 16 अप्रैल 2022 की, उसमें से वो मिन्हा कर देंगे, माइनस कर देंगे, उनको डिसरिगार्ड करेंगे। और फिर जब ये कर लेंगे वो, तो फिर वो देखेंगे कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं और फिर जो स्पीकर हैं, उनमें से किसी के पास 186 का नंबर है या नहीं है। और 186 के नंबर की रेलेवेंस ये है कि जो पहला राउंड होता है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होती है, और पंजाब असेंबली के 371 टोटल मेंबरशिप है, तो 186 चाहिए होता है। अगर 186 ना हो कैंडिडेट्स के पास, तो फिर एक सेकेंड राउंड होता है, और उस सेकेंड राउंड में फिर ये होता है कि जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं असेंबली में उस दिन, उस वक्त, एंड दे आर आल्सो वोटिंग एज वेल, तो उनकी जो मेजॉरिटी होती है उसकी बेसिस के ऊपर, जिसके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है, फिर वो चीफ मिनिस्टर हो जाता है। तो डिप्टी स्पीकर अब कहेंगे ये कि जब वो ये देख लेंगे कि 186 नहीं है, तो वो सेकंड राउंड में उसी वक्त चले जाएंगे, और वहां पे फिर दोनों कैंडिडेट्स में जो मौजूद मेंबर्स और वोट करने वाले मेंबर्स में जिसके पास ज्यादा होंगे वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। सो ये तो है एक बात जो आपने कही। दूसरा, मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में आई थिंक इट्स कॉमन नॉलेज के जो रूलिंग कोalition है उनके पास ऑपोजिशन से ज़्यादा नंबर है। ठीक। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन से ज़्यादा नंबर हैं हुकूमत के पास। मुझे एक ब्रेक पे जाना है मंसूर उस्मान साहब। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, कंक्लूड करना चाह रहे थे, इसके ऊपर कोई कमेंट अपना करना चाह रहे हैं? वो कमेंट करते हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अगर आपने एक प्रोविंशियल असेंबली चलानी है तो ये नंबर गेम से काम पूरा नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हाई कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि मैं इलेक्टेड हूँ, वो डी-सीट हो जाएंगे कल। और यो स्पीकर का पहला कम्युनिकेशन है 16 अप्रैल का, उसको वो नल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिकॉज 186 नंबर पूरे नहीं होंगे उनके। और ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है किसी भी इलेक्टेड बंदे के लिए कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए डी-सीट हो जाए। मेरा ख्याल है इससे बड़ी एम्बैरसमेंट पॉलिटिकल एरिना में कोई होती नहीं है।
तो बाकी हम आप पूरे कर लें, देख लेते हैं क्या होता है। मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। चलें, आप कह रहे हैं कि नंबर गेम देखते हैं, लेकिन नंबर गेम के हवाले से ही अब देखना ये होगा कि कल किसका पलड़ा भारी होता है, कि क्या कल दोबारा से चीफ मिनिस्टर पंजाब दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, और आईनी तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि आईनी तौर पर मुंतखब होंगे। अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज़कियाकार। अतर काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर पहले एडवोकेट अहमद ओवैस और मियां महमूद रशीद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब फैसला आया था। फिर पीटीआई ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज का फैसला पीटीआई के लिए इतना गैर मुतवक्के क्यों था, और कल क्या होता नजर आ रहा है काज़मी साहब आपको? देखिए, उसमें गैर मुतवक्के इसलिए है कि पीटीआई गई थी अपने लिए रिलीफ लेने, पर अदालती फैसले में तो हमजा शहबाज साहब को रिलीफ मिल गया। आज का जो फैसला आया, अगर आप उसको देखें, उसमें बुनियादी तौर पे वो तमाम चीजें कवर कर ली गई हैं जिसमें हमजा को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कौमी असेंबली के स्पीकर से हलफ से लेके और आगे आने वाले दिनों में इसकी कार्रवाई किस तरह चलेगी, हर चीज को कवर कर दिया। अदालत, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने यह भी बता दिया कि कल ही आप इसका इंतखाब करवाएं और कल ही जनाब वो सब कुछ वहां पे होगा, और अगर वहां पे किसी ने गड़बड़ की तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी लग जाएगी। उसका भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, और उसके साथ साथ गवर्नर साहब को भी हुक्म दे दिया कि आपने अगले दिन 11 बजे से पहले हमजा साहब का हलफ भी लेना, या जो भी मुंतखब हो। अब प्रॉब्लम यह है कि अदालत एक तरफ ये कह रही है कि जो वोट पड़े हैं जिसको दोबारा गिनती करनी है उनको हम मुस्तरद नहीं कर सकते, उन 25 वोटों को वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अदालत ये भी कह रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस टाइम पे ये कार्रवाई करे, इस तरह ये असेंबली चले, तो डिक्टेशन भी दी जा रही है। तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसी चीजें हैं फैसले के अंदर जो प्रॉब्लमैटिक है पीटीआई के लिए, और इसी वजह से फिर वो सही है। आपकी नजर में आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी इसमें इस फैसले के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ। मंसूर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कल जिस तरह से आज हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसके लिहाज से कल इजलास होगा और इजलास में वज़ीर आला पंजाब कौन मुंतखब होता है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही मुंतखब होते हैं या फिर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला मुंतखब होते हैं? तो ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें कल मिल जाएगा, चूँकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि उन्होंने अपील दायर करनी है इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, इस फैसले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये भी हमें देखना होगा। उस्मान मंसूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान मंसूर साहब, आप ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार की बहाली के इख्तिलाफी नोट की कितनी अहमियत है और क्या इससे सूरत हाल पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? सर, उस्मान साहब सुन सकते हैं आप मुझे? उस्मान साहब, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं अतर काज़मी साहब की तरफ चला जाता हूँ। अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा आपके इस वक्त अपोजिशन को कितने अरकान की कमी का सामना है? चूँकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर तो ऐलान कर रहे हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो उनको सपोर्ट करने का इरादा नहीं रखते। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन को कितने अरकान की कमी का सामना है? बिल्कुल, एक तो बिल्कुल ये क्लियर है कि जो ऑपोजिशन के या पीटीआई के 25 अरकान थे वो सारे डी सीट हो चुके हैं। ठीक है। और उनको जो नोटिफिकेशन जारी करना था मखसूस नशिस्तों के ऊपर, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। ऑल दो के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। आज अपने फैसले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड किया कि भाई कल ही आपने ये करना है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हुक्म दिया था कि जनाब वो नोटिफिकेशन जारी करें, उसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर वो 5 बंदे भी नोटिफाइड हो जाते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट, तो अगर 25 बंदे यहाँ पे होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो ये इस वक्त तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाउस के अंदर नंबर पूरे नहीं है, और उसके साथ साथ इस तरह की भी इत्तलात हैं कि पीटीआई के कुछ लोग हज करने गए हैं और वो शहर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्शन है उसको कालादम करार नहीं दिया। अगर वो वोट दे ही नहीं सकते थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो फिर तो इस पूरे इलेक्शन को कालादम करार दिया जाना चाहिए था और नए सिरे से इलेक्शन होने थे। अब यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा कल, तो उसमें जो भी मेजॉरिटी लेगा वो जीत जाएगा।
जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। मुझे उस्मान मंसूर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर उस्मान साहब, उस्मान बुज़दार की बहाली के इख्तिलाफी नोट की कितनी अहमियत है? मेरा सवाल आपसे ये था, और क्या इस सूरत हाल पर कोई असर पड़ सकता है, फ़र्क पड़ सकता है इससे सूरत हाल के ऊपर, इस इख्तिलाफी नोट से? नहीं, इख्तिलाफी नोट आपको मालूम है कि मेजॉरिटी डिसीजन 4-1 से है। सो ऑब्वियसली जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहलाता है। मैं एक चीज और आपको, अभी एक बात हुई, मैं उसको एड्रेस कर दूं। देखिए, इलेक्शन इसलिए नहीं कलअदम करार दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड जो मेथड है उसमें आप ये ज़हन में रख लें कि अगर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद होता, लेट्स से एक दिन पहले आ चुका होता, और उस दिन डिप्टी स्पीकर के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता, तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि डिप्टी स्पीकर वो 25 वोट काउंट ना करते, डिसरिगार्ड कर देते, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको 172 वोट मिले होते, और जो दूसरे कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनको अपने वोट मिलते जो उनके थे उस वक्त। ठीक है, और उसका नतीजा ये होता है कि डिप्टी स्पीकर फिर ये कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप नहीं है, लिहाजा मैं फौरन दूसरे राउंड में जा रहा हूं, और दूसरे राउंड में फिर वही होता जो अब कल होना है। तो ये कहना कि इलेक्शन कलादम करार देते, कलादम नहीं होता इलेक्शन, वो सेकंड पोल में जाना होता है। और यही सूरत हाल, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 16 अप्रैल से पहले आ चुकी होती तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वही कुछ कर रहे होते जो अदालत ने अब उनको कल करने का कहा है। यहाँ जो आईनी और कानूनी सवाल है वो ये नहीं है कि जी अब जो स्पीकर को कहा है उसमें ये कर दिया है और उसको टाइम बाउंड कर दिया है। उसकी एक हिस्ट्री है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जब टाइम बाउंड नहीं भी की हुई थी चीजें, तो उस वक्त असेंबली में जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है। तो अदालत माइंडफुल थी कि उन हालात वाकयात को सामने रखते हुए चाहती थी कि मजीद अब ये कोई बहरान पैदा ना हो। ठीक है मंसूर उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी कि आप हमजा शहबाज के वकील भी हैं, और बड़ी तफसील से आप हमें बता रहे थे कि कल क्या हो सकता है और जो अदालती फ़ैसला आया है उसके क्या मुहर्रिकात हैं। अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अतर काज़मी साहब, अब ज़रा थोड़ी सी सियासत के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, चूँकि आंखें दिखा रही है इत्तेहादी अब हुकूमत को, कौमी असम्बली में इत्तेहादी आंखें दिखा रहे हैं। नून लीग को सिर्फ वफाक को नहीं, सिंध को भी देखना पड़ रहा है सर। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसाइल भी हल करवाने पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ट्रैप तो नहीं हो गई है सर, क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये तासुर पाया जाता है, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि नून लीग या फिर ये जो दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं ये लोग ट्रैप हो गए हैं, हालात मुश्किल हैं। इनको सब पता था कैसे हालात हैं। नून लीग ने तो सबसे बड़ा इसमें रिलीफ लिया इस हुकूमत में आके, अपने मुकदमात के हवाले से नैब के कानून में जो तरमीम की हैं, इसहाक डार साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि मुझे भी डॉक्टर्स, तो ये बिल्कुल ट्रैप नहीं हुए। ये आए थे अपने आप को रिलीफ देने, वो आप ये दे रहे हैं और खुल के दे रहे हैं, और जिस तरीके से दे रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता ये ट्रैप हुए। ट्रैप अगर कोई हुए हैं तो वो मैं और आप और पाकिस्तान की आवाम ट्रैप हो गई है, और उसका जो नतीजा है वो आपको नजर आ रहा है कि हमारी पेट्रोल की प्राइसेस हो जाएं या बिजली के बिल हो जाएं, वो सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। तो ट्रैप इस वक्त पाकिस्तान है, ये लोग नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं कि सिंध में अभी दूसरे मरहले के इंतखाबात भी होने हैं, फिर धांधली की आवाज़ें भी उठ रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे। ये मामला इतनी आसानी से हल होता दिखाई दे रहा है सर आपको? देखिए, उसमें जिस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया, सिंध के अंदर एक तरफ तो JUIF ने यहाँ तक कह दिया कि हम सिंध की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कहा बहादराबाद को ताला लगा के हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये उसके बावजूद इकट्ठे हैं, उसके बावजूद ये एक दूसरे के साथ हैं। साथ क्यों हैं कि इनके दुख साझे। दुख क्या है? इनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको टेलीफोन कॉल आती है, जिस तरह असलम बोतानी साहब ने बताया, या फिर MQM वाले, ये अपने फैसले खुद कर नहीं सकते, तो ये भी बेचारे मजबूर हैं, ये इन्हीं के साथ रहेंगे जब तक कहीं और से इनको हुक्म नहीं आता। अच्छा, कॉल्स की आपने बात की, तो आज इमरान खान साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने दावा किया है कि उनके 2 उम्मीदवारों को फ़ोन करके कहा गया है कि PTI का टिकट हरगिज़ न लें। अगर वाक़यतन इस किस्म की मुदाखलत हो रही है अतर काज़मी साहब, तो फिर PTI इन फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड क्यों सामने नहीं लेकर आती? क्या हम कहें कि खान साहब अब सिर्फ ब्लेम गेम के मज़े ले रहे हैं सर? देखिए, ये जो टेलीफोन कॉल्स का जिक्र है ये तो गुज़िश्ता 3 बरस से चल रहा है, और ये जिक्र करते थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, और वो बार बार कहते थे कि टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, या इस दफा टेलीफोन कॉल्स तो खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया ना सर, तब्दीली ये आई है, बात ये है। जी, तब्दीली बिल्कुल, इसलिए कि बहुत सारी चीजें आपको अपोजिशन में आके समझ आती हैं। तो अब ये लोग भी कह रहे हैं जी कि इंसाफ की जो पंजाब की सदर हैं उन्होंने तो नाम ले दिया, टेलीफोन रिकॉर्ड तो छोड़ दें, उन्होंने तो एक अफसर का नाम तक बता दिया कि ये साहब हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई वो क्लियर हो सकते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अथर काज़मी हमारे। और सियासी सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है, हुकूमती इत्तेहादी उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर अपना कमेंट कर रहे थे। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद नाज़रीन जब हाजिर होंगे तो एक बहुत ही अहम मामला है कि कोयला हमें इंपोर्ट करना है अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान अब हमें बदकिस्मती है कि आंखें दिखा रहा है। तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जुलाई में उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा, तो एक साल में $2 अरब की फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और ये रुपी में, पाकिस्तान रुपी में ये ट्रांजैक्शन होगी। तो नाज़रीन मामला यह है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। हुकूमत ने ऐसे में सोचा कि किसी तरीके से सस्ती बिजली आवाम को फराहम की जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने ये कोशिश की कि अफगानिस्तान से कोयला दरामद किया जाए और फिर उसके ज़रिए सस्ती बिजली बनाई जाए और फिर वो आवाम को फराहम की जाए ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल पाए। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म ने इसका ऐलान पहले कर दिया, मुआहिदा कोई हुआ नहीं। और अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया तो फिर अफ़गान तालिबान का जो मैंने आपको सुनवाया कि उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने अब हमें आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने ना सिर्फ कोयले की कीमत बढ़ाई बल्कि उसके ऊपर ड्यूटी भी बढ़ा दी है। खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने इतनी जल्दी क्यों कर दी इसको डिक्लेयर करने के लिए। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला आ जाएगा। अफगान तालिबान ने दो टोक कह दिया है कि कोई मुआहिदा हमारे साथ नहीं हुआ है, बल्कि जब उन्हें पता चला कि अफगान ताजिर पाकिस्तान को कोयला बेच रहे हैं तो उन्होंने तो ड्यूटी भी बढ़ा दी है। क्या हुकूमत ने होमवर्क के बगैर ऐलान करके जल्दी तो नहीं कर दी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन समा। देखेंगे इस वक्त हुकूमत की जो ज़रूरत है, पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो इतनी ज़्यादा है कि आपको अंदाज़ा होगा कि हमने 4 कार्गोज के लिए LNG के दुनिया में बिड किया। हमें एक सिर्फ कार्गो का जवाब आया और वो $140 मिलियन का कार्गो था, जो कि हम नॉर्मल में $40 मिलियन का ले रहे हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कोल की कीमत दुनिया में तकरीबन $385 पर टन है। तो इसमें एक ये कोशिश की गई कि अगर हम अफगानिस्तान से ये ले सकें, पर हुआ ये है कि इसके साथ साथ कोल मार्केट जो है वो दुनिया में थोड़ी सी टर्न की है। वो इस तरह कि जर्मनी ने अपने कोल प्लांट्स जो कि बंद थे उनको ऑन किया कि अगर बत्तियां ऑन रखनी हो, ये उनका एग्जैक्ट जुमला है जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर बत्तियां ऑन रखनी हो तो हमें कोल पे जाना पड़ेगा। चाइना जो कि कोल का एक बड़ा इंपोर्टर है और अपने कोल फायर्ड प्लांट्स चलाता है, उसको उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी को रैंप अप किया। ये जो अभी अफगानिस्तान का हमने आज देखा कि एक बयान आया है, उनके जो वजारत पेट्रोलियम के एक तर्जुमान है, उन्होंने बयान दिया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा कोल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पे बिके। मैं नहीं समझता कि अभी तक जब हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G मुज़ाकरात हो नहीं जाते और कोई चीज सामने नहीं आती, तो उन्होंने जरूर $90 जो एक्सपोर्ट हो रहा है कोयला हम लेते हैं अफगानिस्तान से, पर हम लेते हैं, तिजारत करते हैं हम उनके जो सेलर्स हैं प्राइवेट। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ खाकान नजीब साहब कि अगर सरकारी सतह पर अफगानिस्तान से मुआहिदा तय नहीं भी पाता है तो पाकिस्तान निजी तौर पर कितना कोयला अफगानिस्तान से दरामद कर सकता है और क्या ये इतना होगा कि हमारी ज़रूरियात इससे पूरी हो पाएँ? देखिए इस वक्त तो चूंकि ये एक सेलर्स मार्केट है कमोडिटीज़ की दुनिया भर में, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, और स्पेशली वो कमोडिटी जो एनर्जी मार्केट्स में यूज होती है। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, आपको पता है कि तायुन करना कि कितना कोयला आएगा, बट देयर इज सब्सटैंटिव अमाउंट जो हम ले जरूर सकते हैं। अब $90 जब हम ऐड करते हैं उनकी कीमत पे, तो कोई अभी क्लियर नहीं है कि कीमत शायद $280 पर टन बन रही है। ये फिर भी कदरे कम है कंपेयर्ड टू जो कि इंटरनेशनल मार्केट है। तो हमें इस वक्त चूंकि कोयले की, हमें LNG की जरूरत है, तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस। बट कैन आई से समथिंग ऑन योर प्रोग्राम व्हिच इज डिफरेंट देन जस्ट सप्लाइंग ऑफ एनर्जी। देखिए पाकिस्तान कभी भी अपने 4 महीने नहीं गुजार पाएगा कंफर्टेबली अगर हम कंजर्वेशन और राशनिंग पे नहीं जाएंगे। अगर हम ये सोच रखेंगे कि हमने फुल एनर्जी देनी है लोगों को
मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाएंगे। अभी 8 रुपए हमने पर यूनिट बढ़ाना भी है और हमें एनर्जी की जो नीड्स हैं वो पूरी करनी मुश्किल होंगी समर्स में भी, और एज वी टर्न इनटू विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में यूरोप की नीड्स बढ़ जाती हैं और यूरोप ने तकरीबन सारी एलएनजी जो है वो खरीद ली है और अब कोयला भी खरीद रहा है। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी जरूर ये है कि हम सप्लाई को रैंप अप करें अफगानिस्तान से जितना प्राइवेटली ले सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके। पर असल बका ये है कि हम कंजर्वेशन और राशनिंग कितनी करते हैं एनर्जी। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि हमारी तवज्जो इस तरफ जो है वो है बट वीकर है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत और इसको जल्दी करने की जरूरत होगी, जिस तरह आपने बड़ी तफसील से हमें बताया। लेकिन वजीर आजम की ख्वाहिश तो ये भी है खाका नजीब साहब कि कोयले की खरीदारी मकामी करेंसी में हो, तो क्या ताजिर इस पर राजी हो पाएंगे जबकि उन्हें अफगानिस्तान में ड्यूटी डॉलर्स में अदा करनी हो? जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, हम अफगानिस्तान से बहुत सा ट्रेड चुके रुपए में करते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि ये बढ़ता रहे ताकि हमें डॉलर ना पे करने पड़े। तो देखें, अगर उनको कोई ड्यूटी डॉलर्स में पे करनी है तो वो कंपोनेंट दिया जा सकता है डॉलर्स में और बाकी को अभी भी रखा जा सकता है रुपए में। और जो मरासम हमारे हैं, मैं अब भी समझता हूं कि जब G2G गुफ्तगू होगी तो इसमें कोई ना कोई चीज वर्कआउट करेगी। पर ये सारी कोशिशें, अब आप देखें, हमने रशिया से भी दोबारा कोशिश शुरू की है, हमने कतर से भी बातचीत की है, हमारे इस वक्त आर्मी चीफ भी कतर में हैं। ये सारी अगर आप देखें तो दिस इज अ प्लान ऑफ इम्प्रूविंग द सप्लाई साइड, चाहे वो कोल की हो, LNG की हो और दूसरी मादनियात की हो। पर मैं फिर कहूंगा कि असल स्ट्रैटेजी आनी है वो है कंजर्वेशन और राशनिंग की। इसका मतलब बहुत आसान टर्म्स में यह है कि क्या हम संडे को गाड़ियां इस्तेमाल करें, क्या हम 4 डे वर्किंग वीक पे चले जाएं, क्या हम 26 की बजाय एसीज को, पहले मैं 28 कहता था, अब मैं कहता हूं 30 पे रखें, क्या हम कार पूलिंग करें, क्या हम ये इजाजत ना दें कि एक कार एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो। आपने सही कहा खाका नजीब साहब, चूंकि मुश्किल हालात हैं तो हम सबको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये ज़रा समझा दें, एक आम आदमी ये समझना चाह रहा है, चूंकि हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास भी कोयले के बहुत बड़े ज़खायर हैं पाकिस्तान में भी, तो क्या उनसे हम इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकते, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता? इसकी क्या वजह है? एक आम आदमी ये सवाल करता है। सर, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल किया है। थर कोल इज पाकिस्तान फ्यूचर, मुझे इसमें कोई शक की अपने दिमाग में नहीं है। और थर कोल पे हमने ट्रांसफर करना है अपने सारे कोल प्लांट्स का। अभी एक प्लांट है आई थिंक जो 600 मेगावाट बनाता है, जो थर कोल यूज करता है। अभी थर कोल को हमें तेज करना है। देखिए, जब दुनिया में LNG की कीमत $4 हो गई थी तो जो बाकी मादनियात थी उनकी इफादियत कम हो गई थी, बिकॉज आपको LNG बहुत सस्ती मिल रही थी, फिर वो बढ़ी, आज वो $40 पे है। तो ये जो कंपेटिटिवनेस है ना कमोडिटीज की, ये चेंज होती है विद प्राइसिंग। इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर थर कोल है, पाकिस्तान का फ्यूचर हाइड्रो है, पाकिस्तान का फ्यूचर सन है और पाकिस्तान का फ्यूचर एयर है। यानी कि हमने अपनी जो ये 4 चीजें हैं, इनसे अपनी बिजली बनानी है आने वाले दिनों में। एक और काम भी हमने करना है और वो ये है कि हमने अपने जो गैस, जो डोमेस्टिक को हमने इतना बड़ा नेटवर्क रखा है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना है और बिजली पे लेके जाना है। इसलिए कि बिजली की अभी भी हमारे पास जो पाइपलाइन है आने वाले वो काफी है और गैस जो है उसकी किल्लत है। गैस आप यूं समझिए कि हम अब 3200 3400 MMCFD लोकल बनाते हैं और बाकी सारी जो सर, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। खाका नजीब साहब, आखिर में बस मुझे ये बता दें कि IMF की शराइत भी मान ली हैं, पाकिस्तान को पैसे कब मिलने वाले हैं? सर, बजट भी पास कर लिया है, बस मुख्तसरन बता दें। सर, मुख्तसरन ये है कि उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ और चीजें 1 जुलाई हैं जिसमें कुछ रेट चेंजेस हैं, बिजली के चेंजेस, अगर ये सब हो जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ जुलाई वी शुड बी होपिंग फॉर अ बोर्ड मीटिंग और राइट आफ्टर दैट वी शुड बी होपिंग फॉर $1.9 बिलियन। और ये आने के बाद कुछ मईशत में बेहतरी आएगी हमारे? देखिए, सिर्फ इस खबर से ही कि हम IMF की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ऑल वेज फ्रॉम पाकिस्तान गो टू IMF। आप ये देखिए कि जो रुपए की कदर है वो आज 204 रुपए 85 पैसे पे बंद हुई, जबकि ये 211 रुपए पे चली गई थी। चलिए खाका नजीब साहब, आप होपफुल हैं कि इस महीने के एंड पे यानी जुलाई के एंड पे हमें जो IMF के तरफ से पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, खाका मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।